फिर अंधेरी रात को राजवीर अपने बेटे टोनी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा था। टोनी 5th की एग्जाम पास कर चुका था, इसीलिए राजवीर उसे अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा रहा था। राजवीर पेशे से एक पुलिस वाला था, हमेशा अपने कर्तव्य और अपने देश के लिए सदैव डट कर तैयार रहता था। ये लॉन्ग ड्राइव तुम्हारे अच्छे मार्क्स के लिए। आप तो चुप ही रहिए। You won't even miss me for a day, Dad. हमेशा आप बाहर रहते हैं। आज भी आपने होटल में मुझे पूरा दिन छोड़ दिया। अरे चिल ब्रो, इतना महंगा होटल है, जाकर कुछ खाओ पियो ऐश करो, इतना क्या परेशान होना। मेरी ही गलती है, मैंने ही मॉम की जगह आपको चुना और इन्हीं रीजंस की वजह से मॉम आपके साथ नहीं रहती और उन्होंने किसी और को चुन लिया। थम जा बेटा, थम जा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने मॉम के साथ रहना है तो चले जाओ, और क्या। राजवीर गुस्से से गाड़ी घुमा लेता है और टोनी को होटल रूम में दोबारा छोड़ देता है, जिससे टोनी बहुत रूठ जाता है और अपने कमरे में सोने चला जाता है। मैं अपने बच्चे को बाहर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम उसका ध्यान रखना। लेकिन आप अपने बच्चे को मेरे भरोसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? होटल में कई सारे लोग आते जाते हैं। देखिए, मैं एक पुलिस वाला हूँ और मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। राजवीर अपने साथ 2 हवलदार लेकर जंगल के रास्ते में चला गया और वहां जाकर देखा कि एक भयानक सा दिखने वाला आदमी, जिसका चेहरा एकदम काला था, आंखें इतनी लाल जैसे खून से लथपथ हो, वो कुछ नौजवानों को ड्रग्स बेच रहा था और उसका नाम काल था। इसे चिट्टा कहते हैं, ये ले जाओ, हमेशा मुझे याद रखोगे। नशा तो होगा ना इससे? हम ऐसे ही पैसे नहीं देना चाहते। नशा नहीं, इससे तुम्हें परम सुख मिलेगा और मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। जब भी मैं अपने बनाए हुए ड्रग्स यानी कि चिट्टा बेचता हूँ, तुम इसे ले जा सकते हो। डूड, ये तो हमें मुफ्त में दे रहा है। चल चल, ड्रग्स लेकर चल और पूछ ले कि उसके पास और भी है क्या। हम उसे आगे अपने हॉस्टल के दोस्तों में बांट देंगे। बिल्कुल सही बात है, हमें इस काल को तुरंत ही पकड़ना होगा, वरना सारा देश तबाह हो जाएगा। इतना कहते ही राजवीर काल को पीछे से झपट लेता है और उसे पकड़कर कैद खाने में बंद कर देता है। काल का चेहरा उस वक्त बड़ा भयानक हो जाता है। दोनों हवलदार डर के कांपने लगते हैं। ले जाओ इसे और कैद करके ही रखना। आजकल के लड़कों को इसने अपने जाल में फंसा कर रखा है। तुम जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तुम सबको तबाह कर दूंगा। ये दर्द तुम्हें उतना ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। जो दर्द मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें उतना ही महंगा पड़ेगा जितना मेरे चेहरे पर एसिड गिरने का दर्द था। सर, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। ये क्या करने वाला है? उसकी आंखें चमक रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। उतने में काल ने जेल की काल कोठरी तोड़ डाली और जेल से बाहर आ गया और उनमें से एक हवलदार के सर पर अपना पंजा मारकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। राजवीर और दूसरा हवलदार ये जब तक समझ पाते, वो जेल से फरार हो गया। पूरी पुलिस चौकी खून से लथपथ हो गई। पूरे शहर में काल की चर्चा होने लगी। ये काल कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। हवलदार गोपी को उसने खत्म कर दिया। ना जाने अब क्या होगा। इसका कोई तो उपाय निकालना होगा, वरना हमारी समस्या और बढ़ जाएगी। काल जेल से निकलकर ग्रैंड पैराडाइज होटल में चला जाता है, जहां राजवीर ने अपने बच्चे को छोड़ा था, और वहां जाकर टोनी को अगवा कर लेता है। तुम इतनी देर से कहाँ थे और टोनी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ। अरे होटल में कहीं घूमता होगा। चिल, मोबाइल चार्ज पर लगाकर तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? तुमने आज तक टोनी को बिना मोबाइल के देखा है क्या? और मैं इसीलिए डर रही हूँ क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। वो दोनों आपस में झगड़ ही रहे थे कि राजवीर को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हाय राजवीर, तुम अपने बच्चे को ढूंढ रहे हो ना? गलत कर रहे हो। अब तक तो उसका हाल उस हवलदार की तरह हो चुका है। अगर मेरे बच्चे को तुमने हाथ में लगाया ना, तो तुम देखना तुम्हारी खैर नहीं। मैंने हाथ रखा है, अभी लगाया नहीं, लेकिन वही हश्र कर सकता हूँ। तुम हमसे चाहते क्या हो, मुझे ये बताओ। तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट के पास मेरे 100 किलो ड्रग्स रखे हैं। इज्जत से मेरा सामान दे जाओ और अपने बच्चे को ले जाओ,
और तुम्हें कहाँ आना है वो तो तुम्हें अच्छे से पता है। राजवीर ने ठीक वैसा ही किया। डिपार्टमेंट में पड़े सारे ड्रग्स के बैग गाड़ी में रखे और अपने साथी हवलदार बिल्लू को लेकर वहां चला गया। जैसे ही राजवीर वहां पहुंचा, उसने देखा कि टोनी बिल्कुल होश में नहीं है, जिसे देखकर राजवीर सहम जाता है और गिड़गिड़ाते हुए काल से कहता है, ये लो तुम्हारे सारे बैग, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, ये मेलोड्रामा बंद करो, ले जाओ अपने बच्चे को। काल ने अपने ड्रग्स के बैग लिए और टोनी को छोड़ दिया। राजवीर टोनी के पास जाके टोनी से बातें करने की कोशिश करने लगा। काल वहां से जा ही रहा था कि राजवीर ने अपने पास रखी एक पिस्तौल निकाली और काल के माथे में दाग दी। गोली काल के माथे के बीचों बीच लगी, लेकिन काल टस से मस नहीं हुआ। इतनी जल्दबाजी इंस्पेक्टर साहब, गोलियां क्या, तुम तोप भी चला दो तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। काल ने उसी वक्त राजवीर की पत्नी को बाहर निकाला। मुझे माफ करना राजवीर, मुझे पता है मुझसे कई सारी गलतियां हुई हैं, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा ईशा, मैं हूं ना। काल ने किसी पर मेहर नहीं किया, राजवीर की पत्नी को बीच में से ही अलग कर दिया। नहीं, तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? हमसे चाहते क्या हो? कृपया करके मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे पास उसके सिवा कोई नहीं है। तुम बस मेरे रास्ते में मत आओ। काल की कायनात का कोई अंत नहीं है। काल वहां से छलांग लगाकर चला गया। राजवीर अपनी पत्नी की लाश पर टोनी के साथ रोने लगा। टोनी अपने पिता राजवीर से गुस्सा होकर वहां से चला गया। राजवीर काल को लेकर बहुत परेशान था। राजवीर काल की हिस्ट्री निकालने लगा। राजवीर हर नारकोटिक्स ब्यूरो और पागल खाने जाकर पता लगाने लगा कि आखिर वो काल कौन है। डॉक्टर अंशुमन, मैं राजवीर, क्राइम ब्रांच से। मैं आपके पास काल की कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने आया हूँ। काल इंसान नहीं है राजवीर, उसके शरीर में शैतान का कब्जा है। ना वो कभी मरेगा, ना उसे कोई मार सकेगा। अगर वो ऐसे ही जिंदा रहा तो तकलीफें बहुत बढ़ जाएंगी। शहर का हर बच्चा ड्रग्स की चपेट में आ जाएगा। सिर्फ ड्रग्स के नहीं, काल की चपेट में भी। काल के दिए हुए ड्रग्स से हर नौजवान उसका गुलाम बन चुका है। इसे खत्म करने का कोई तो उपाय होगा। ऐसे कैसे हम उसे अकेला छोड़ सकते हैं? उसके बाद डॉक्टर अंशुमन ने जो बात कही, उसे सुनकर राजीव हक्का बक्का रह गया। काल का बेटा नारकोटिक सेंटर में है, ड्रग्स चुराने की कोशिश कर रहा है। काल के बेटे की बलि से ही काल हमेशा के लिए चला जाएगा। हमें उसके बेटे की बलि देनी होगी। आप चलिए मेरे साथ, हम ऐसा ही करेंगे। राजवीर ने अपने साथ डॉक्टर अंशुमन को बुला लिया। पुलिस वाला होने के नाते उन्हें नारकोटिक सेंटर में जाने की इजाजत मिल गई और राजवीर काल के बेटे को बेहोशी का इंजेक्शन देकर वहां ले गया जहां काल ड्रग्स बेचा करता था। काल, अगर तूने इन्हें नहीं छोड़ा तो मैं तेरे बेटे की जान ले लूंगा। इंसानों का मजाक मुझे अच्छा लगने लगा है अब। काल ने इतना कहते ही डॉक्टर अंशुमन के ऊपर झपटा मारा और अपने नुकीले नाखूनों से उसके सर की हड्डी तोड़ दी और उसका दिल बाहर निकाल लिया। जैसे ही काल ने ऐसा किया, राजवीर ने अब काल के बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया, जिसे देख काल तड़प उठा और धीरे धीरे अदृश्य होने लगा। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। काल की शक्तियां उसके बेटे के अंदर थी। उसकी मौत के बाद काल पूरी तरह से अदृश्य हो गया। राजवीर अपने बेटे को लेकर दूसरे शहर शिफ्ट हो गया, लेकिन काल का बनाया हुआ गिरोह आज भी जिंदा है। आज योगेश, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो एक एजेंट के साथ फ्लैट रेंट पे देखने आया है। देखिए सर, फ्लैट फुली फर्निश्ड है। एसी, टीवी, फ्रिज सब कुछ ऑलरेडी है। आपको सिर्फ अपना सामान लाना है और यहाँ रहना है। योगेश उस फ्लैट को अच्छे से देखने लगा। उसे वो फ्लैट अच्छा लगा। ठीक है, मुझे ये फ्लैट पसंद तो है, पर इसका रेंट कितना होगा? सर, अगर इसका रेंट आपके बजट में नहीं होता तो आपको दिखाता ही क्यों? चलिए ऑफिस चलकर बातचीत करते हैं।
एजेंट और योगेश ने ऑफिस में डील लॉक कर दी। योगेश ने एजेंट को पैसे दे दिए और एजेंट ने योगेश को चाबियां। अपना सारा सामान लेकर योगेश फ्लैट पर पहुंचा। वो बहुत खुश था कि उसे इतने कम दामों में इतना अच्छा फ्लैट रेंट पर मिला था। तेरी तो चांदी है योगेश, इतने बड़े फ्लैट में अकेले रहेगा। कहाँ वो पहले वाला पीजी। तभी योगेश की माँ का फोन आता है। हाँ माँ, मैं नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया। ये बहुत बड़ा फ्लैट है, रुको तुम्हें वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ। योगेश ने अपनी माँ को वीडियो कॉल लगाया। ये देखो माँ, ये हॉल है, सब कुछ है यहाँ, सोफा, टीवी, एसी। योगेश ने अपनी माँ को किचन दिखाया। उसकी माँ बहुत खुश थी। फिर योगेश अपना बेडरूम दिखा रहा था कि उसके फोन में एक साया दिखा। अरे वो क्या है? कहाँ माँ? वहाँ कोई है योगेश, कोई औरत। क्या माँ, तुम भी ना, मेरे रूम में कोई औरत कैसे आएगी? फिर से वो अलमारी के पास दिखा। देखो, कहाँ है कोई? मैंने अभी तो देखा था किसी प्रेग्नेंट औरत को। कुछ भी माँ, तुम्हारा वहम होगा। ये सब छोड़ो और मुझे बताओ, कैसा लगा तुम्हें मेरा नया फ्लैट? अच्छा है, बस तू संभल कर रहे। और अब तक तूने भगवान की तस्वीर क्यों नहीं लगाई? कल सुबह उठकर नहाकर लगा दूंगा माँ। ठीक है। चलिए, अब मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। आपको कल सुबह कॉल करूंगा। बाय। बाय। योगेश ने वीडियो कॉल कट किया और जैसे ही वो किचन की ओर जाने के लिए मुड़ा तो उसे लगा कि उसने भी किसी के साए को देखा। लगता है माँ की बात सुनकर मुझे भी वहम हो रहा है। योगेश किचन में गया और उसने अपने लिए खाना बनाया और फिर टीवी देखते देखते खाना खाने लगा। अचानक योगेश को लगा कि वहाँ कोई है। योगेश डर गया। उसने सारी लाइट्स ऑन कर दी। कौन है वहाँ? कौन है? योगेश ने पूरा फ्लैट ढूंढ लिया पर उसे कोई नहीं दिखा। शायद मुझे सो जाना चाहिए। लगता है थकान की वजह से मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है। कल सुबह उठकर पूजा करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। योगेश अपने बेडरूम में गया और सो गया। आधी रात को वो पानी पीने के लिए उठा तो उसके रूम में खुशबू महक रही थी। इतनी रात को ये खुशबू कहाँ से आ रही है? योगेश ने लाइट चालू की। वो विंडो की ओर गया। यहाँ तो कोई पौधा भी नहीं है जिससे खुशबू आए। शायद किसी और के फ्लैट से आ रही होगी। योगेश वापस अपने बेड पर सो गया। अगले दिन योगेश ने नहा धोकर भगवान की तस्वीर लगाई और पूजा करने लगा। उसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कंपाउंड में एक बूढ़ी आंटी ने योगेश को पूछा, बेटा, उस टॉप फ्लोर के फ्लैट में आए हो ना? हाँ, क्यों आंटी? कुछ नहीं बेटा, सुना है उस फ्लैट में बहुत अजीब गरीब चीजें होती हैं। तुम्हारे साथ कुछ हुई? नहीं आंटी। अच्छी बात है। तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे होगे। जाओ। योगेश वहां से चला गया। शाम को जब वो घर लौटा तो उससे फिर से किसी के होने का आभास हुआ। उसने ध्यान नहीं दिया। रोज की तरह खाना खाकर सोने चला गया। आज रात जब वो सोया था उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी और वो उठ गया। फिर से योगेश ने यहाँ वहाँ ढूंढा, उसे कोई नहीं मिला।
पता नहीं ये खुशबू कहाँ से आती है। अगले कई दिनों तक योगेश अलग अलग आवाजों से उठा करता था। एक दिन योगेश ने सपने में एक प्रेग्नेंट औरत को रोते और चिल्लाते देखा। बचाओ, बचाओ मुझे। योगेश डर कर उठ गया। कौन है ये प्रेग्नेंट औरत और ये मुझसे क्यों मदद मांग रही है? योगेश परेशान था। कुछ दिनों से उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। अगले दिन योगेश ने ऑफिस से छुट्टी ली और दोपहर तक सोता रहा। शाम को वो बालकनी में खड़ा था। उसका ध्यान उसी बूढ़ी औरत पर गया। योगेश उस औरत से मिलने गया। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? मुझे रात भर किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। कभी कभार मुझे एक प्रेग्नेंट औरत का साया दिखाई देता है। कल रात तो मैंने उस प्रेग्नेंट औरत को सपने में देखा। उस बूढ़ी औरत ने अपना मोबाइल निकाला। कहीं यही वो औरत तो नहीं? हाँ, यही है। पर ये है कौन? ये माया है। 1 साल पहले ये तुम्हारे ही फ्लैट में रहती थी अपने पति के साथ। इसका पति जब भी दारू पीता था माया को मारा करता था और वो जोर जोर से चिल्लाया करती थी, मत मारो मुझे। जब वो प्रेग्नेंट थी मैंने उसे बोला था, बेटा तुम अपने किसी रिश्तेदार के पास चली जाओ, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। मेरे पति को मेरे कोई रिश्तेदार पसंद नहीं। अगर मैं चली गई तो वो मुझे छोड़ देंगे। एक रात को माया का पति बहुत पी कर आया और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मारने लगा। वो मदद की गुहार लगा रही थी, किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो अपनी जान बचाने के लिए किचन में भागी, पर हाथापाई में वो चाकू से टकराई और वहीं मर गई। उसके पति को पुलिस ले गई। तब से जो भी उस फ्लैट में आया है वो माया के भूत से परेशान है। तुम्हें जल्दी पता चल गया। मेरी सलाह मानो और ये फ्लैट छोड़ दो। योगेश अपने फ्लैट में गया और पैकिंग करना शुरू कर दिया और तुरंत अपना सारा सामान लेकर वहां से चला गया। अब भी हर रात माया का भूत उस फ्लैट में चीखता चिल्लाता है।